नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए द्वितीय सेमेस्टर के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 के बारे में। यानी कि आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में शामिल यूनिट 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में से पहला टॉपिक चर्चा करने वाले हैं। यानी कि चैप्टर 1 या क्लास 1, यूनिट 1, क्लास 1, जो भी आप उचित समझे कह सकते हैं। मेजर माइनर सभी के लिए हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो बीए के सेकंड सेमेस्टर में आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानना पड़ता है। परीक्षा में चाहे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे चाहे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे, अगर आप ये चैप्टर्स देख लेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ें आपको समझ में आएंगी और सभी टाइप की तैयारी हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव जैसे मैं यूनिट नंबर 1 समाप्त करूंगा तो यूनिट नंबर 1 की एक वीडियो आपकी ऑब्जेक्टिव की मैं ला दूंगा, जिसमें इकाई 1 से संबंधित तमाम सारे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन से जो बने हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर दूंगा। ठीक है। यूनिट नंबर 1 और क्लास संख्या 1 है ये। ऐसे ही यूनिट नंबर 1 की क्लास 2 आएगी, क्लास 3 आएगी, क्लास 4 आएगी। ऐसे 4 क्लास के माध्यम से हम चीज़ों को समझ लेंगे। तो इस टॉपिक में आपको पहली क्लास में कार्यालयी हिंदी की संकल्पना के बारे में समझना है। जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको पहले बता रखा, सिलेबस मेरे हाथ में है। तो इसमें आपको कार्यालयी हिंदी की संकल्पना चैप्टर 1, कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य और विषय क्षेत्र चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 है कार्यालयी हिंदी और सामान्य हिंदी में संबंध, चैप्टर नंबर 4 है आपका कार्यालयी हिंदी की संभावनाएं। और इस तरीके से हम लोग ये 4 चैप्टर्स के माध्यम से संपूर्ण यूनिट को कवर कर लेंगे और आपका यूनिट नंबर 1 क्लास यानी कि समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद में इकाई संख्या 2 में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम पारिभाषिक शब्दावलियों के बारे में समझेंगे। शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत क्लास 1 में, क्लास 2 में कार्यालयी हिंदी की परिभाषित शब्दावलियाँ, कार्यालयी और जो कार्यालयी हिंदी है, कार्यालय में जो प्रयुक्त अधिकारी होते हैं उनके नाम या उनसे रिलेटेड चीज़ें। ठीक है। पदनाम, संबोधन, प्रशासनिक और विधिक शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। तो ये यूनिट नंबर 2 आपका समाप्त करेंगे। तो इस तरीके से 1, 2, 3 यूनिट के माध्यम से, यानी यहाँ पर क्या होगा, यूनिट नंबर 1 क्लास नंबर 1, तो 4 क्लास में यूनिट 1 आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर आपकी यहाँ पर लिखा हुआ क्या आएगा, यूनिट नंबर 2। ठीक है, यूनिट नंबर 2। ठीक है, क्लास नंबर 1। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो यूनिट वाइज हम जब चर्चा करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो कार्यालयी हिंदी की संकल्पना में हम लोग क्या समझेंगे, कार्यालयी हिंदी की संकल्पना में कार्यालयी हिंदी का अर्थ, कार्यालयी हिंदी की परिभाषा और कार्यालयी हिंदी के स्वरूप को जानने का प्रयास बेसिकली किया जाएगा। और यही बेसिकली इसमें संकल्पना में उसके समझना होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही चीज़ें शामिल है। तो बीए, बीएससी किसी में हो आप, और सेकंड चैप्टर आएगा ऐसे ही आपका ये थंबनेल होगा, जिसमें हम कार्यालयी हिंदी का उद्देश्य और विषय क्षेत्र देखेंगे। ठीक है। अब आइए देखिए, इसको हम जो है ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से भी आपको बता देंगे। क्वेश्चंस जैसे कि आपके चैप्टर नंबर 1 से क्या पूछा जाएगा दीर्घ उत्तरीय में, बाकी ऑब्जेक्टिव में जो पूछा जाएगा बता दूंगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में यहाँ से तमाम क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे कि प्रश्न आएगा, कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट करते हुए कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरीय में बन सकता है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो बनेगा यहाँ से वो बनेगा कि कार्यालयी हिंदी का आशय स्पष्ट कीजिए। ये लघु उत्तरीय का प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय का प्रश्न बनेगा कार्यालयी हिंदी केवल लिखा रहेगा और उसके बारे में 50 शब्द आपको लिखने रहेंगे। तो ऐसे चाहे प्रश्न अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आएगा, तो इसमें क्या होगा कि इससे आप, जब मैं प्रश्नों के माध्यम से यूनिट को कवर करूंगा, इससे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय तो तैयार ही होंगे। साथ ही महामैराथन, महा मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, इन सभी के माध्यम से यूनिट, जो प्रत्येक यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव या ऐसे क्वेश्चन से छोटे छोटे क्वेश्चन, उसको मैं कवर कर लूँगा लास्ट में। तो इससे क्या होगा कि आपको बेहतर तरीके से पूरा सिलेबस आपका कवर होने वाला आपकी बार, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चले, यहाँ पर 2 लघु उत्तरीय भी बन सकते हैं। कार्यालयी हिंदी का आशय क्या है, या कार्यालयी हिंदी की अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, या आपसे पूछे कार्यालयी हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कार्यालयी हिंदी की संकल्पना बताएं, या आपसे प्रश्न पूछ सकता है कार्यालयी हिंदी का अर्थ और परिभाषा बताते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। कुछ ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से बता पाएंगे अगर आपने इस लेक्चर्स को देखा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्यालयी हिंदी का आशय, लिखेंगे कि हिंदी के विभिन्न रूपों और अनेक अन्य रूपों में भाषा का जो स्वरूप दिखाई देता है या होता है, वह कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता। जैसे कि जो विभिन्न रूपों में, अनेक रूप में जो भाषा हम देखते हैं हिंदी का प्रयोग यदा कदा यानी अलग अलग जगहों पर होता है, वो कार्यालयी हिंदी नहीं होती है। ठीक है। कार्यालयी हिंदी इससे भिन्न यानी कि अलग, पूर्णतः मानक, मानक माने होता है कुछ इसके नियम कायदे होते हैं, उन्हीं पर आधारित होती है। परिभाषिक, मानक और परिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है।
ऐसी हिंदी को कार्यालयी हिंदी, जैसे कि प्रशासन में जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालयी हिंदी हो सकती है, बैंकों में जिन हिंदी का प्रयोग करते हैं वो कार्यालयी हिंदी हो सकती है, किसी भी सरकारी दफ्तर में या ऑफिस में जो हम पत्राचार करते हैं उसकी जो भाषा होती है वो कार्यालयी हिंदी हो सकती है। तो जो ऐसी हिंदी या इस हिंदी भाषा के जो है प्रयोग, ऐसा प्रयोग जो कि कार्यालय विशेष के कामों काज में किया जाता हो, वही आपका कार्यालयी हिंदी होती है। ठीक है, तो इसका जो ये पूर्णतः मानक और पारिभाषिक शब्दों को ग्रहण करके चलती है। कार्यालयी हिंदी सामान्य रूप से वह हिंदी होती है जिसका प्रयोग कार्यालयों के दैनिक कामकाज, दैनिक माने दिन प्रतिदिन का, जैसे डेली टू डेली का जो हम कामकाज करते हैं, और जो व्यवहार में जो कामकाज आता है उस व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिंदी का प्रयोग करते हैं बेटा, वही हिंदी कार्यालयी हिंदी कहलाती है। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने यह माना कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, कोई भी क्षेत्र का कार्यालय हो, विधि का हो, प्रशासन का हो, ठीक है, राजनीति का हो, संस्कृति धर्म का हो, या फिर कोई भी सरकारी किसी भी जो है पहलू का हो, सभी में प्रयुक्त ऑफिसर की भाषा या अधिकारियों की भाषा, कर्मचारियों के लिए जो पत्र लिखा जाता है या कर्मचारी अधिकारियों को लिखते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जो पत्र लिखा जाता है उसको सरकारी पत्र कहते हैं। तो पत्राचार की भाषा, मीडिया लेखन की भाषा, संचार की भाषा, दूरदर्शन की भाषा, ये सब कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कार्यालयी हिंदी ये होती है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? बिल्कुल। चले, तो विभिन्न विद्वानों ने यह माना कि चाहे वह किसी भी क्षेत्र का कार्यालय हो, कोई भी क्षेत्र की ऑफिस हो, कार्यालय माने ऑफिस, उसमें प्रयोग में लाई या प्रयोग की जाने वाली हिंदी कार्यालयी हिंदी ही कहलाती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। कार्यालयी हिंदी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, किसी कार्यालय यानी किसी ऑफिस में जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार की हिंदी का प्रयोग करते हैं वह हिंदी कार्यालयी हिंदी कही जाती है। ठीक है, इसी श्रृंखला में डॉक्टर डी.के. जैन जी आते हैं और कहते हैं, शुक्ला जी आप सुनिए। हमने कहा हाँ भाई बताएं। डी.के. जैन जी ने कहा कि वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, दैनिक माने दिन प्रतिदिन का, व्यवहार माने बिहेवियर, तो जिसका दैनिक व्यवहार पत्राचार, वाणिज्य यानी कि व्यापार वगैरह में, कॉमर्स में, व्यापार प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, विज्ञान यानी साइंस में, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में, चिकित्सा को लेकर के जो भाषा, योग, संगीत, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र या किसी भी ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे कार्यालयी या कामकाजी हिंदी कहा जाता है। कार्यालयी हिंदी को ही दूसरे नाम में देखेंगे तो कामकाजी हिंदी, या अंग्रेजी में इसी हिंदी को कहेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल हिंदी कह सकते हैं आप। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी भी इसको कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह डॉक्टर ऊषा तिवारी का मानना है, बड़ी अच्छी एक प्रकार से भाषाविद रही हैं, कहती हैं कि सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा को प्रशासनिक हिंदी या कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। बेसिकली प्रशासनिक हिंदी को कार्यालयी हिंदी कह देना उतना तात्पर्य नहीं, चूँकि प्रशासनिक हिंदी एक अंग होता है कार्यालयी हिंदी का। कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र व्यापक होता है, प्रशासनिक हिंदी एक इकाई होती है जो है कार्यालयी हिंदी की। ऐसे प्रशासनिक हिंदी, बैंकिंग वाली हिंदी, ठीक है, या फिर विधिक यानी कानून से संबंधित हिंदी, वो सब जो कार्यालय विशेष में प्रयुक्त होती है वही आपकी कामकाजी हिंदी या कार्यालयी हिंदी कही जाती है। हिंदी का वह स्वरूप जिसमें प्रशासन के कामकाज में आने वाले शब्द, वाक्य अधिक प्रयोग में आते हैं उसी हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। तो इन दोनों की परिभाषाओं को हम अगर देखें, डॉक्टर डी.के. जैन की परिभाषा देखें और ऊषा तिवारी जी की परिभाषा देखें, ठीक है, तो दोनों की परिभाषाओं को देखने के बाद में एक परिभाषा कार्यालय के कार्यक्षेत्र को अत्यंत विशृंखलित दिखता है। मतलब एक तो कार्यालय के कार्यक्षेत्र को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाता है जो डॉक्टर डी.के. जैन की परिभाषा है, और दूसरी परिभाषा जो ऊषा तिवारी की है उसमें जो कार्यालय का क्षेत्र है या कार्यालय हिंदी का क्षेत्र है वो छोटा दिखाया गया है, यानी कि केवल सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा ही कार्यालय हिंदी कही जाती है, ऊषा तिवारी कहती हैं। जबकि जो डॉक्टर डी.के. जैन है वो उसमें तमाम प्रकार की चीज़ों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालयों की उपस्थिति के कारण से कार्यालय को किसी भी परिभाषा के वृत्त में समेटना बहुत कठिन काम है, किंतु प्रचलन की दृष्टि से कार्यालयी हिंदी को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा के रूप में ही देखा जाता है, जाना जाता है।
इन सरकारी कार्यालयों में केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अपने अथवा उनके अधीनस्थ आने वाले विभिन्न मंत्रालय, संगठन या तमाम प्रकार के मंत्रालय हो सकते हैं। ठीक है, तमाम संस्थान हो सकते हैं, विभाग हो सकते हैं, या उप विभाग या सार्वजनिक निगम वगैरह हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र हो सकते हैं, उसके उपक्रम हो सकते हैं। इन सभी में जो कामकाजी के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है, पत्राचार वगैरह के लिए वो भाषा। जैसे आप स्कूल में भी जब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, स्कूल में आप जब अपने प्रशासन मतलब कि जो प्रशासनिक भवन में एक टीचर को छुट्टी लेना है, स्टूडेंट को छुट्टी लेना है, तो एक वो लिखता है, क्या कर एप्लीकेशन फॉर्म नाम उसको क्या बोलते हैं, छुट्टी प्रार्थना पत्र लिखता है। वो प्रार्थना पत्र जो होता है वो भी कार्यालय हिंदी में ही लिखना चाहिए। सरकार का कोई भी कार्यालय, चाहे वह उसके अधीनस्थ हो अथवा संबंधित हो उससे, वह सरकारी कार्यालय ही कहा जाएगा। इसलिए इन कार्यालयों में कामकाज में प्रयोग की जाने वाली हिंदी को ही कार्यालयी हिंदी के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं बड़े आराम से। अच्छा, अगर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, जैसे क्लास आप ले लेंगे और यूनिट नंबर 1 की पीडीएफ आपको एक ही पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी, फिर यूनिट 2 की पीडीएफ, फिर यूनिट 3 की पीडीएफ और यूनिट 5 की, 6 की, 4 की, इस तरीके से 7 की, 8 की, सभी की पीडीएफ आपके लिए व्यवस्था की जाएगी। जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 91 सारे पीडीएफ मिलेंगे, 91 61 93 60 62 पर आपको जुड़ जाना है। हिंदी की नहीं, केवल हिंदी की 100 रुपये में कोर्स अभी तक लॉन्च किया जा रहा था। हिंदी ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा मात्र 100 रुपीज़ में। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप यहाँ पर भेज दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। और इसी नंबर पर भेजेंगे आप, तभी इस नंबर के माध्यम से आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा और उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने हैं। केवल इसी नंबर से जब आपको जाएगा तभी इस नंबर पर आपको जो है स्कैनर जो भेजा जाएगा उसी पर आपको करना है। उसके बाद में आपके, चूँकि ये हमारा नंबर है और मैं ही, आप मेरे पास ही एसएमएस करेंगे, इसमें मैं ही देखूंगा और मैं ही जोड़ दूंगा आपको। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवा दी जाएगी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की, और अब की बार और भी 2 तरीके से तैयारी होगी। इसके अलावा आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर मात्र 100 रुपीज़ में 3 सब्जेक्ट की तैयारी, मेजर, एक माइनर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, एक को करिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना है, इन सभी की तैयारी हो जाएगी। परीक्षा आपकी चाहे एमसीक्यूज बेस्ड हो रही तो भी उसके लिए भी, और चाहे परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव हो रही तो उसके लिए भी, दोनों तरीके की तैयारी पूरी है अब की बार। और जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने भी बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया था, ऐसे ही उससे और बेहतर तरीके से अब की बार सेकंड सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे जो यूट्यूब पर क्लासेस नहीं होंगी वो सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने का प्रयास पूरा रहेगा कि सारी क्लासेस आपको मिल जाएं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का, लिखित का, सभी टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बेहतर तरीके से आपको एमसीक्यू टाइप के 5-6 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट के लिए। ऐसे ही सब्जेक्टिव टाइप के आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे 4-5, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। जैसे आज हिंदी की हो रही है, ऐसे ही किसी दिन आपकी जियोग्राफी क्लास, वैसे जियोग्राफी का यूनिट नंबर 7 पूरा समाप्त कर चुका हूँ मैं, यूनिट नंबर 7 केवल समाप्त हुआ है। ऐसे आपके भी 7 यूनिट बचे हुए हैं, यूनिट 1, 2, 3 इस तरीके से बचा हुआ, तो उसको मैं कवर करवाऊंगा। ऐसे ही हिस्ट्री का आएगा, जियोग्राफी का आएगा, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी सभी का आएगा। तो आज हम जो है चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में, हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। चले, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैध सिलेबस। चलें, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या होता है समझते हैं भाई। हेडिंग डालेंगे कार्यालयी हिंदी का स्वरूप। संवैधानिक रूप से कार्यालयी हिंदी के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी संविधान में अगर देखेंगे तो राजभाषा हिंदी या ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं आप इसको। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की केवल राजभाषा है और वो राजभाषा है हिंदी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भारत की कोई राष्ट्रभाषा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। भारत की राज्य भाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज वो है हिंदी, ठीक है। इसीलिए कार्यालयी हिंदी के उद्देश्य को समझने के लिए राजभाषा हिंदी तथा उसके संवैधानिक प्रावधानों को जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तभी आप समझ पाएंगे, जब राजभाषा हिंदी के बारे में आप समझेंगे तभी कार्यालयी हिंदी के प्रावधान या उसके स्वरूप को आप जान पाएंगे। राजभाषा हिंदी को भ्रमवश राज्यों की हिंदी मानते आए हैं लोग, लेकिन राजभाषा का प्रयोग अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। राजभाषा हिंदी का मतलब कि राज्य की भाषा नहीं होती है, राजभाषा का मतलब होता है, राजभाषा हिंदी का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ऑफिस में, कार्यालय में, कामकाज में जो प्रयुक्त हिंदी होती है वही राजभाषा हिंदी कही जाती है। इसका तात्पर्य है कि राज की भाषा से है, राज की भाषा से यहाँ अभिप्राय राजकाज की भाषा होती है, ना कि केवल राज की भाषा। राजकाज की भाषा यानी कि राज्य के कार्यों के लिए, प्रशासन के कार्यों में जिस हिंदी का प्रयोग होता है वो हिंदी। प्रशासन की भाषा, सरकार की कामकाज की भाषा या कार्यालयी भाषा के नाम से इसको आप जानते हैं।
यह विदित है, पहले से ज्ञात है कि हिंदी भाषा पिछले 1000 वर्षों में भारत की प्रधान भाषा रही है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजकाज के लिए हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया था, क्योंकि उस समय तक भारत की जनता अंग्रेजी नहीं जानती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजी भाषा को वर्चस्व की भाषा बनाने का तथा अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति आकर्षित करने के लिए सन 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की शासन की भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्थापित किया, लॉर्ड मैकाले ने। और मैकाले की उस नीति का ही परिणाम रहा कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात राजभाषा के लिए हुई बैठक में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का नाम भी चर्चा में रखा गया और ऑफिशियल लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आज भी हो रहा है। आज भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, इसका कारण यही कि भाई अंग्रेजी यहाँ पर वर्चस्व में कायम रही। और लेकिन गांधी जी किसी न किसी तरह से अंग्रेजी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। राजभाषा को जब गठन हुआ या राजभाषा को लेकर जब जो है संसद में या फिर जब वो क्या नाम है संविधान सभा की जो बैठकें थी उसमें जब चर्चा होती थी तो गांधी जी के खिलाफ ही रहते थे। उन्होंने खुले तौर पर हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, किंतु अंग्रेज सरकार ने पिट्ठू रहने वाले अनेक राजनीतिज्ञों ने भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ ही साथ अंग्रेजी को भी रखा कि भारत मतलब कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रहे। और वही कारण है कि आज भी अंग्रेजी हिंदी के बराबर एकदम से बैठी हुई है, जबकि अंग्रेजी से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। आज भी जब हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो जजमेंट देखते हैं, यूपीएससी का पेपर जब हम देखते हैं तो अंग्रेजी में पहले छपता है, फिर उसका हिंदी में अनुवाद होता है। ऐसी सिचुएशन है कि भारत जैसे देश में जहाँ पर हिंदी बाहुल्य एरिया है, ऐसे क्षेत्रों में हम हिंदी में पेपर पहले नहीं छापते, पहले हम अंग्रेजी में पेपर छापते हैं और हिंदी का मान्य भी नहीं होता। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर डिबेट होता है, किसी क्वेश्चन में मतभेद होता है तो उसके लिए अंग्रेजी का उत्तर मतलब कि प्रश्न माना जाएगा, हिंदी का नहीं, क्योंकि हिंदी में पेपर छपता ही नहीं, अंग्रेजी में छपता है। ठीक है, यही विडंबना है अपने देश की, यही एक प्रकार से बड़ी स्थिति दयनीय मान सकते हैं हिंदी की। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को भी रखा गया। 1947 में संविधान सभा के गठन के बाद से ही राजभाषा पर चर्चा की जाने लगी। उस समय हिंदुस्तानी या अंग्रेजी में से किसी एक को राजकाज की भाषा बनाने पर बड़ी बहस हुई। हिंदुस्तानी भाषा और मतलब कि हिंदी भाषा को लेकर के आप बिल्कुल मतभेद ना हो कि ये दोनों क्या हैं। देखें, हिंदुस्तानी ऐसी भाषा जिसमें अरबी और फारसी के भी शब्द जो है मिले रहते हैं, अरबी और फारसी के भी शब्द मिलते हैं जिसमें, तो वो भाषा आपकी कौन सी भाषा होती है? वो आपकी हिंदुस्तानी, अरबी फारसी प्लस में हिंदी। ठीक है, ये आपकी होती है, ठीक है, हिंदुस्तानी भाषा। जबकि हिंदी और जिसमें आपके अपने संस्कृत की शब्दावली हो उसको हिंदवी कहा गया। तो कहीं ना कहीं पे हिंदुस्तानी शब्द मतलब हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया जाए या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर के राजकाज की भाषा किसे बनाई जाए, इसको लेकर के बड़ी डिबेट हुई। कई दिनों तक चर्चाएं संविधान सभा की बैठकों में चलती रहीं। और जब चीज़ों पर बड़ी बहस शुरू हो गई तो बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द को रख लिया गया। किंतु लंबे समय तक चली बहसों के बाद आखिरकार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में यानी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन उसी दौरान यह भी प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया कि सम्मिलित कर दिया गया प्रावधान कि अंग्रेजी 15 वर्षों तक हिंदी की सह भाषा के रूप में काम करेगी। यानी कि चूंकि अंग्रेजी उस समय हावी हो चुकी थी तो कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी एक सह भाषा के रूप में, एक को लैंग्वेज के रूप में 15 सालों तक, अगले 15 यानी कि 1950 के बाद से 1949 के बाद से 50 आप मान लें, 1950 से 15 साल आप जोड़ लो, यानी 75 साल या 74 साल मतलब 74 तक 1975-74 तक आपको हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में केवल एक भाषा आनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ, वो भी ना हो सका। ठीक है, चूँकि हमारे तमाम प्रकार की जो राजनीतिक विफलताएं थी उसकी वजह से चीज़ें ना हो चुकी, चूँकि राजनीतिक पिट्ठू तमाम सारे या राजनेता उतने अच्छे नहीं रहे होंगे। लेकिन विभिन्न संशोधनों और आपसी असहमतियों के कारण से क्या हुआ, मतलब संवैधानिक रूप से हिंदी राजभाषा होते हुए भी अंग्रेजी ही शासन व्यवस्था की भाषा आज भी बनी हुई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं तो अंग्रेजी में आते हैं, फिर हिंदी में उसका कन्वर्ट होता है, हिंदी में अनुवाद होता है। यही तो दिक्कत है ना, हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन हिंदी अभी राष्ट्रभाषा भी नहीं बन पाई। नेशनल लैंग्वेज भारत की कोई है ही नहीं, आप सोचो, जबकि होना चाहिए। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी उसमें लटकी रहती है। ठीक है, ऐसे में ही आपको एक भाषा तो भाई हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चूँकि हिंदी भाषी क्षेत्र ज़्यादा हैं,
ऐसा नहीं किसी दूसरे दक्षिण भारतीयों पर हमको थोपना है हिंदी, नहीं, उनको उनकी लैंग्वेज पढ़ने दिया जाए। आप राज्य की अपनी भाषा हो, स्टेट की, लेकिन देश की एक हिंदी भाषा के रूप में, चूँकि हिंदुस्तान है तो हिंदी भाषा को होना चाहिए। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा चलाया गया था, इसी वजह से कुछ लोगों ने चलाया था। लेकिन संप्रदाय हिंदू की बात अलग है, लेकिन भाषा के आधार पर अगर देखें तो वैमनस्यता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, संप्रदाय या हिंदू और मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान सब एक ही हैं, सब बस केवल यहाँ पर देखिए सभी लोग उस भगवान को साधना चाहते हैं, उस ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया। बाकी माध्यम सबका अलग अलग है, वो फलाने माध्यम से वो करते हैं, किसी दूसरे माध्यम से वो करते हैं, सब एक ही हैं, ठीक है। ईश्वर एक ही होता है, उसी की हम सब संतानें हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, आजकल नेताओं को आगे आकर के और राजभाषा जैसे कि 370 धारा को हटाया गया, जैसे कि आप देखते तमाम प्रकार के जो धर्म में चीज़ें दिक्कतें आती उसको किया गया। तो इन चीज़ों की ऐसे ही जीएसटी बिल लागू किया गया, ऐसे ही आपको यहाँ पर राष्ट्रभाषा को लेकर के संसद में पास करवाना पड़ेगा। इसको लेकर के क्यों नहीं लोग आगे आते, क्योंकि दक्षिण भारत पूरा कट जाता है, लेकिन दक्षिण भारत के जो सिनेमा है आजकल उसको हिंदी भाषी लोग ही सुपर हिट डुपर हिट बना रहे हैं। आज साउथ सिनेमा को हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों ने ही आगे बढ़ा करके रखा है। यूपी बिहार में जितना ज़्यादा साउथ की मूवी देखी जाती है, मेरे हिसाब से उतना साउथ में नहीं देखी जाती होगी। ये क्रेज़ है साउथ मूवीज़ का। तो कहीं ना कहीं पे हिंदी को उन लोगों को भी आगे आना चाहिए कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में लाना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी के रूप में, और अंग्रेजी को अब ख़त्म करना चाहिए, सब सारा काम हिंदी में होना लगे, क्योंकि हिंदी अब एक ज़बरदस्त भाषा हो चुकी है। हिंदी में तमाम फ़ॉन्ट उपलब्ध हैं, हिंदी में तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तमाम सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तमाम लेख वगैरह आ चुके हैं हिंदी में। तो ऐसे में हिंदी अब बहुत पीछे नहीं रही है, हिंदी डट करके सामना कर रही। दुनिया की वैज्ञानिक लिपियों में से देवनागरी लिपि जो हिंदी में लिखी गई है ये वो आती है, और आप देखते हैं हर एक प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था है, भाषा विज्ञान के तमाम सिद्धांतों पर आधारित है हिंदी। तो हिंदी में कोई गड़बड़ी ही नहीं है, बट अपनाने की ज़रूरत आज हमको है। और जिस दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, मेरे हिसाब से 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, और इसीलिए जब हम मनाते हैं तो हिंदी में ही हमको सारी चीज़ें करनी चाहिए। हालांकि अंग्रेजी को आप मान सकते हैं, लेकिन अब ऑफिशियल लैंग्वेज से अगर उसको हटा दें ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहले से ही कह दिया गया था कि 15 साल तक ही रखा जाएगा। इस तरीके से आपने हिंदी के कार्यालय हिंदी के स्वरूप को, कार्यालय हिंदी के अर्थ और परिभाषा को जाना कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है। अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे, कार्यालय हिंदी का उद्देश्य बतलाते हुए कार्यालय हिंदी के विषय क्षेत्र पर विस्तार चर्चा की, यानी कि स्कोप ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एंड कार्यालय हिंदी का उद्देश्य और कार्यालय हिंदी का विषय क्षेत्र, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सेकंड चैप्टर आपका होगा। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।